Good afternoon, all of you. Today we have discussed UNESCO. 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 UNESCO means United Nations. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It was one of the most important, and today we have to discuss UNESCO. UNESCO की स्थापना एवं सदस्य संख्या। यूनेस्को की स्थापना एवं सदस्य संख्या। इस संगठन की स्थापना 4 नवंबर 1946 को लंदन में हुए। नवंबर 1945 में 45 के सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किए विधान के अनुसार की गई। यह 14 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जोड़ दिया गया। कब संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जोड़ा गया? 14 दिसंबर 1946 के साथ इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जोड़ा गया। आरंभ में इसके लगभग 20 सदस्य थे, लेकिन आज यह सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 195 तक पहुंच चुकी है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अब आपको समझना पड़ेगा कि यूनेस्को का उद्देश्य क्या है। What is the importance of UNESCO? यूनेस्को के प्रस्ताव में उसका उद्देश्य निहित है और जिसके अनुसार युद्ध मनुष्यों के मस्तिष्कों में प्रारंभ होते हैं, अतः मनुष्यों के मस्तिष्कों में ही शांति की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अब देखिए, जहां एक तरफ मनुष्य के मस्तिष्क में युद्ध उत्पन्न होता है, वहीं दूसरी तरफ शांति को भी कायम करना पड़ता है। यूनेस्को का उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा के लिए योगदान करना है, जिसकी पूर्ति हेतु शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के द्वारा राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना आवश्यक है तथा राष्ट्रों के मध्य शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से न्याय, विधि के शासन तथा मानवीय अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान उत्पन्न करके शांति तथा सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान देना है। यूनेस्को शांति, सुरक्षा, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन सब अधिकारों को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए कार्य करता है। यूनेस्को राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग
एवं संवर्धन का कार्य करता है। एक राज्य दूसरे के राज्य के मध्य कभी भी कटुता का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर राज्य आपस में युद्ध के द्वारा भिड़े हुए हैं तो उसे शांति के रूप में बहाल करना यूनेस्को का भी एक महान रोल है, एक महान कार्य है कि यूनेस्को अपने पहल के द्वारा उसे शांति के प्रारूप में बांधने का प्रयास करेगा। यूनेस्को के कार्य एवं उसकी शक्तियों के बारे में आपको बताएंगे। आज वर्तमान के मुख्य घटनाओं के प्रति समझ विकसित करने वाले विचारक संगठन की भूमिका निभाना और बौद्धिक एवं नैतिक दिशा निर्देश तैयार करना। क्या करना? आज वर्तमान में बौद्धिक दिशा निर्देश को भी यूनेस्को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्रों की प्रवृत्तियों और जानकारी के आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की भूमिका निभाना, अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को प्रोत्साहन देकर जानकारी के विकास, हस्तांतरण और आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराना, देशों को अपनी नीतियों और विकास परियोजनाओं निर्धारित करने में मदद करना और तकनीकी विशेषज्ञ स्थापित सहायता उपलब्ध कराना। शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत वर्ष 2000 यूनेस्को के तत्वाधान में मनाए जाने के दौरान यूनेस्को ने शांति के लिए पहल करते हुए शांति की संस्कृति मैनिफेस्टो 2000 प्रकाशित किया। मैनिफेस्टो 2000 को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। समूह ने तैयार किया जिसमें विश्व में शांति में जीवन के 6 मूल निर्धारित किए गए। पहला, सभी के जीवन के लिए सम्मान, हिंसा को त्यागना, दूसरों के साथ सहयोग, समझ के लिए समान सूचना सुनना, पृथ्वी का संरक्षण, घनिष्ठता की प्रवृत्ति। और अब आपको बताने जा रहे हैं यूनेस्को की रचना। संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य इसका सदस्य बनने का अधिकारी होता है। दूसरे राष्ट्र सम्मान सम्मेलन को 2/3 बहुमत से सदस्य बनाए जा सकते हैं। यूनेस्को के अंग यूनेस्को के अंग महासम्मेलन, कार्यकारी मंडल, सचिवालय। महासम्मेलन, कार्यकारी मंडल। अब देखिए कार्यकारी मंडल, सचिवालय। यूनेस्को के निम्नलिखित 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है
महासम्मेलन। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं। यह संगठन की नीति, उसके कार्यकाल तथा बजट का प्रारूप तैयार करता है। महासम्मेलन की बैठक 2 वर्षों में एक बार होती है। महासम्मेलन की बैठक 2 वर्षों में एक बार होती है। कार्यकारी मंडल। महासम्मेलन में कार्यकारी मंडल के 51 सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। परिषद महासम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करती है। परिषद महासम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करती है, लागू करती है। सचिवालय, यह गृह प्रबंध के कार्य करता है। इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। अब देखिए, आपको मैंने यूनेस्को के बारे में बताया। यूनेस्को में आपको टिप्पणी आ सकती है और यह महत्वपूर्ण सवाल है। यह आपको जानना चाहिए कि यूनेस्को है क्या। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में का एक अभिन्न अंग है। इसके प्रमुख 3 अंग हैं: महासम्मेलन, कार्यकारी मंडल, सचिवालय। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के मध्य सौहार्द वातावरण को कायम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र एक दूसरे को परस्पर सहयोग करके आगे बढ़ने और अग्रसर होने में एक बड़ी भूमिका निभाने में यूनेस्को कार्य करता है। यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राष्ट्र एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। राष्ट्रों के मध्य मैत्री संबंध स्थापित होते हैं। राष्ट्र कभी भी किसी भी मामले में उलझी हुई स्थितियों में यूनेस्को में जाके या यूनेस्को के माध्यम से, हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी स्थितियों को सुधारने, अपनी स्थितियों को पूर्ण वापस उसी स्थिति में आने में सक्षम अभिनय, या जिसे कहते हैं सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, हस्तक्षेप के द्वारा उस स्थिति को बहाल करने में प्रयास करता है। अब आपको जानना चाहिए कि यूनेस्को जो है राष्ट्र के जीवन में, जैसे किसी राष्ट्र में अशांति है या विद्वेष की भावना है, तो उस राष्ट्र के विद्वेष और अशांति की भावना दूसरे राष्ट्र के प्रति कैसे समाप्त की जाए, इसमें भी यूनेस्को का बड़ा रोल है। अब आपको बताएंगे SAARC, the South Asian Association for Regional Cooperation. What is SAARC? The South Asian Association for Regional Cooperation. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। The South Asian Regional Cooperation। सार्क दक्षेस का मूल नाम है। सार्क को दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ 7 एवं 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई। यह देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। यह दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 60वां सदस्य बना।
मालदीव को छोड़कर संघ के शेष सदस्य भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के सदस्य हैं, हिस्से हैं। ये सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही प्रशासन और व्यवस्था के अधीन अंग थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये देश एक दूसरे के दूर हो गए। सहयोग क्षेत्र का निर्धारण। सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। क्षेत्रीय सहयोग के ऐसे 9 क्षेत्र रेखांकित किए गए थे: कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाक, तार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान, तकनीकी, दूरसंचार तथा यातायात, खेलकूद तथा संस्कृति सहयोग। 2 वर्ष बाद ढाका में इसी सूची में कुछ और विशेष विषय जोड़े गए: आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी तथा क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका। सार्क के 7वें शिखर सम्मेलन ढाका, अप्रैल 1993। ये साफ्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा, साफ्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा पर साफ्टा पर हस्ताक्षर किए गए तथा इसके दिसंबर 1985 से लागू किया गया साफ्टा सदस्य देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के प्रयास करता है। साफ्टा के तत्वाधान में सदस्य देशों के बीच व्यापारिक आदान प्रदान के जरिए जो विचार विमर्श हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य सन 2005 तक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा का निर्माण करना है। सार्क का चार्टर एवं ढाका घोषणा। सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 1 के अनुसार दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण में उसके जीवन स्तर में सुधार, दक्षिण एशिया देशों के सामूहिक आत्मनिर्भर में वृद्धि, क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में तेजी करना, आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना, समान हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मूलभूत करना। चार्टर के अनुच्छेद 2 चार्टर के अनुच्छेद 2 के अनुसार सार्क के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। संगठन के ढांचे के अंतर्गत समानता, क्षेत्रीय समानता,
राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरों के सदस्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, आपसी लाभ के सिद्धांतों का समान सम्मान करना। इस प्रकार सहयोग द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा, बल्कि उनका पूरक होगा। इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोध नहीं होगा। वित्तीय प्रावधान, सार्क सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए सदस्य देशों के अंशदान को निर्धारित किया गया। सार्क सम्मेलन का खर्च जो है, जो सदस्य देश हैं उन्हीं के सहयोग से चलेगा। सार्क की संस्थाएं सार्क की संस्थाएं। नंबर 1, शिखर सम्मेलन मंत्रिपरिषद स्थायी परिषद। शिखर सम्मेलन मंत्रिपरिषद अस्थायी सम्मेलन। अस्थायी सम्मेलन 4, तकनीकी समितियां, कार्यकारी समिति सचिवालय। तकनीकी समितियां कार्यकारी समिति सचिवालय। सार्क की संस्थाएं शिखर सम्मेलन, मंत्रिपरिषद, अस्थायी सम्मेलन, तकनीकी सम्मेलन, कार्यकारी समिति, सचिवालय। अब देखिए, घोषणा में आतंकवादी को विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया। अगर कोई आतंकवादी किसी भी देश में कोई भी ऐसी घटनाएं घटित करता है जो देश विरोधी और जन विरोधी है, उसके लिए 56 सूत्रीय घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बृहद योजना तैयार करने पर बल दिया गया। 56 आर्थिक सहयोग पर भी समान रूप से बल देते हुए सदस्य देशों द्वारा इस मौके पर दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा में एक निश्चित अवधि के भीतर व्यापारिक गतिरोध को दूर करते हुए क्षेत्रीय व्यापार सुगम बनाकर इसका लाभ सभी सार्क देशों तक पहुंचाने की जरूरत पर भी बल दिया गया। नंबर महत्वपूर्ण आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु 56 सूत्रीय अधिनियम बनाए गए, जिससे कि आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए सार्क सम्मेलन में राष्ट्रों के मध्य परस्पर सहयोग से कैसे व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, इस पर जोर दिया गया। तो मैंने आपके सामने आज 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। नंबर 1 यूनेस्को और दूसरा सार्क। यूनेस्को और सार्क ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको अपने मन में यह अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करें।
इस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी बनती है। परीक्षा में आपको टिप्पणी आएगी, इस लेक्चर को ध्यान से सुनें। और वैसे भी आपके किसी भी प्रीलिमिनरी एग्जाम में जब आप देंगे, लोअर PCS लोअर या कोई भी अन्य एग्जाम देंगे, जे का भी देंगे प्री, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे टुडे।